अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इमरान याकूब खान साहब के साथ मैं हूं समीना पाशा। प्रोग्राम व्यू पॉइंट में आपको खुशामदीद कहती हूं। नाज़रीन, आज एक दफ़ा फिर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने मिसाक़े जमहूरियत, मिसाक़े मईशत की बात की है और दावत दी है अपोजिशन को कि वो उनके साथ बैठे और मुल्क को जो इस वक्त दरपेश मसाइल हैं उसके हवाले से एक मुत्तफ़िक़ा लाहेअमल तैयार करें। कल हम देखते हैं कि एक एहतजाज होता है और उसके बाद आज के रोज़ वज़ीर आज़म की तरफ से इस ख्वाहिश का इजहार। क्या वाकई हुकूमत इस दफ़ा मुज़ाकरात के लिए संजीदा हो सकेगी? इसके ऊपर बात करना बड़ा ज़रूरी है। और फिर क्या इसका मकसद ये तो नहीं कि जो आइनी तरामीम हुकूमत करना चाहती है उसके ऊपर जमातों को ऑन बोर्ड लेना चाहती है? अगरचे मौलाना फजल रहमान की तरफ से तो आज एक किस्म का वाज़ेह जवाब सामने आ चुका है, जिन्होंने कहा है कि ये जो पार्लियामेंट है ये जाली पार्लियामेंट है और ये बिल्कुल इस बात का इख्तियार ही नहीं रखती कि आइन के साथ छेड़छाड़ करे। तो क्या इससे ये अंदाज़ा लगाया जाए कि फ़ाइनली मौलाना फजल रहमान साहब ये डिसाइड कर चुके हैं कि उन्होंने हुकूमत के साथ आइनी तरामीम के मामले के ऊपर किसी किस्म का कोई तावन नहीं करना? ये एक बड़ा अहम मामला होगा क्योंकि इससे फिर हुकूमत के लिए जो आगे के मामलात हैं वो चलाने खासे मुश्किल भी हो सकते हैं। अगरचे हुकूमत की तरफ से तासुर ये है कि अब सूरत हाल कुछ बेहतरी की तरफ जा रही है, इकॉनमी के मामलात भी कुछ बेहतर हो रहे हैं, संभल रहे हैं, लेकिन क्या जो एक अंदरूनी चपकलिश और इंतशार है उसमें हम ये समझ सकते हैं कि मईशत मुस्तहकम हो जाएगी? इसके हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे। आज अली अमीन गंडापुर साहब ने भी एक वीडियो पैगाम जारी किया है और उन्होंने इनकलाब लाने का जिक्र कर दिया है। कल जो उनकी वापसी हुई उसका उन्होंने तज़किरा भी किया। तो ये सारे मामलात जो अपोजिशन की एजिटेशन है वो किस तरफ जाएगी इसके ऊपर भी बात करेंगे। आप सबको खुशामदीद कहती हूँ प्रोग्राम में। आज प्रोग्राम में ख़ास तौर पर खुशामदीद कहती हूँ अतर काज़मी साहब को, सीनियर एनालिस्ट एंड का पर्सन, मेरे फेवरेट अतर काज़मी साहब। बहुत शुक्रिया आपका सर, आप प्रोग्राम में आज हमारे साथ मौजूद हैं। मुझे मौका दीजिएगा, इमरान साहब से कॉमेंट लेते हैं फिर आपकी तरफ भी आते हैं। इमरान साहब, आज फिर शहबाज शरीफ साहब ने मुज़ाकरात की एक तरह से दावत दी है और बात की है कि जी मिलकर बैठे हैं उस तरह। क्या आपको लगता है कि कल का जो एक एहतजाज था उसकी वजह से शहबाज शरीफ साहब ये समझते हैं कि मुल्क को अगर इंतशार से बचा कर एक टेबल पर बैठ कर मसला हल कर लिया जाए तो वो बेहतर है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समीना, देखिए पहली बात तो ये है कि किसी भी वजह से अगर हुकूमत ये समझती है या वज़ीर आज़म या शहबाज शरीफ साहब ये समझते हैं कि अब टेबल पे बैठ के बात को हल कर लिया जाए तो मैं समझता हूँ ये बड़ा खुश आइंदा। और ये सिर्फ ये समझना ही काफ़ी नहीं बल्कि हुकूमत को हमेशा मैं ये बात करता हूँ कि हुकूमत को आगे बढ़ के बड़े भाई का किरदार अदा करते हुए अमलन कुछ ऐसे इक़दाम करने चाहिए कि जिससे ये महसूस हो और अपोजिशन को ख़ास तौर पर ये एहसास हो कि वाकई ही हुकूमत इसमें संजीदा है और वज़ीर आज़म ने ये बात सिर्फ बात बड़ा बात ही नहीं की बल्कि वो ये चाहते हैं। लेकिन फ़ी ज़माना अगर आप सियासत जो हमारी है या सियासी निज़ाम है उसकी सूरत हाल का अंदाज़ा लगाएं तो मैं ये कहता हूँ कि बेयकीनी इतनी ज़्यादा है कि जिसमें कोई भी फरीक किसी दूसरे पे एतबार करने को ही तैयार नहीं। अपोजिशन ये समझती है कि हुकूमत की तरफ से जो किया जा रहा है वो हमें, वो पंजाबी कहते हैं सज्जी दिखा के खब्बी मारन वाला, और हुकूमत ये समझती है कि मौलाना फजल रहमान साहब हमारे साथ कोई और बात करते हैं, अपोजिशन के साथ दूसरी बात करते हैं। मौलाना फजल रहमान साहब ये समझते हैं कि जनाब हुकूमत ये आइनी तरमीम करवाने के लिए तो हमें ऑन बोर्ड लेना चाहती है लेकिन हमारे दूसरे मुतालबात जो हैं उन पर वो ध्यान नहीं देते। तो ये सारी चीज़ें इस हालात में पहुँच चुकी हैं कि मुझे बज़ाहिर ये बड़ा मुश्किल नज़र आता है कि कोई ये मिल बैठ के इत्तेफाक राय कायम कर सकें। ठीक, क्या काज़मी साहब को भी ये मुश्किल नज़र आता है? काज़मी साहब, वैसे इस बयान को कितनी अहमियत देनी चाहिए? क्योंकि ऐसे बयान पहले भी दे चुके हैं शहबाज शरीफ साहब कई दफ़ा, लेकिन उसके बाद फिर हमने देखा है कि बात ज़्यादा आगे बढ़ती भी नहीं है और अपोजिशन ये शिकवा करती है कि ये सिर्फ कहते हैं लेकिन जो माहौल है वो मुज़ाकरात का नहीं बनाते। उल्टा क्रैकडाउन और जो सिलसिला है अपोजिशन को दीवार से लगाने का, अपोजिशन का ये क्लेम होता है कि उसमें इजाफा कर दिया जाता है। देखिए, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की जो ये बात करते हैं समीना, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी उस वक्त तक इनको कहीं पे याद नहीं आया जब तक इनके अपने मफादात सामने नहीं आए। आजकल दोबारा चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी इनको याद आया हुआ है क्योंकि आईनी अदालत ये कहते हैं कि हमने हर हालत में बनानी है। बाकी उस चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में बजट के हवाले से, दीगर हवालों से बहुत सारी ऐसी चीजें जिनके ऊपर आज तक अभी इन्होंने बात नहीं की। इशू ये है कि हर सियासी जमात की अपनी एक मौशी पॉलिसी होती है। हाँ, आपको किसी नए चार्टर की जरूरत नहीं है।
हमारे पास एक चार्टर मौजूद है जो हमारे बुजुर्गों ने 50 बरस कबल हमें दिया था, जिसपे सब मुतफिक हैं, वो है आईने पाकिस्तान। एज लॉन्ग एज आप आईने पाकिस्तान के ऊपर अमल दरामद करें तो आपको किसी नए चार्टर की जरूरत नहीं है। अच्छा, इकोनॉमी के मसाइल हो जाएं या सियासी मसाइल हो जाएं, वो उन सब का मामला जो है वो आइन के अंदर बिल्कुल वाज़ेह है। जिसकी हुकूमत होगी वो आएंगे, वो आके आइनी पॉलिसीज भी बनाएंगे, वो जमहूरियत के हवाले से भी इकदाम उठाएंगे, वो मईशत के हवाले से भी उठाएंगे। ये नहीं हो सकता कि मुल्क के अंदर आइन काम करना हो ना कर रहा हो, आपकी अदालतें काम ना कर सकती हों, आपके मुल्क के अंदर अफरा तफरी हो और आप एक यूटोपिया बीच में आप एक आइलैंड क्रिएट कर लें जहां पे मईशत तरक्की कर रही हो, जहां पे एक चीज जो है तरक्की कर रही हो। ये एक दीवाने का ख्वाब तो हो सकता है, ये कोई हकीकत पसंदाना जो है वो मेरे ख्याल में सोच नहीं हो सकती। तो मुझे नहीं लगता कि चीजें आगे जाएंगी, इसलिए कि जो गुज़िश्ता रोज हुआ, जिस तरीके से पूरे इलाके में कंटेनर लगाए गए थे पिंडी में, बल्कि वो शायद खाकान अब्बासी साहब ने बताया कि उनको किसी बाहर से आई हुई शख्सियत ने पूछा कि क्या ये पोर्ट किधर है आपका, तो उन्होंने कहा हमारा पोर्ट कराची में। उन्होंने कहा ये फिर कंटेनर इस्लामाबाद में क्या कर रहे हैं? तो ये इससे आप अंदाजा लगा लें कि ये हालत है इस वक्त के कंटेनर जो है वो पोर्ट किधर है और कंटेनर किधर है। तो ऐसे तो इकॉनमी नहीं चल सकती। लेकिन काज़मी साहब, वैसे कल के एहतजाज को आप कैसे देख रहे हैं? क्या ये एक सक्सेसफुल एहतजाज, और क्या वाकई पीटीआई के पास अब कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय इसके, क्या वो सड़कों पर एजिटेशन करे, स्ट्रीट मूवमेंट करे, जो कि खुद इमरान खान साहब कह भी चुके हैं? देखिए, ये तो अब उन्होंने डिसाइड करना है, लेकिन कल का जो एहतजाज है इसको आपको सियाको सबाक में देखना पड़ेगा। एक तसलसल है, अगर आप एक साल सवा साल जो गुजरा है उसके दौरान जो टर्न अराउंड हुआ है ये अनप्रेसिडेंटेड है। यहाँ पे जिसकी भी हुकूमत जाती है अगले 3-4 साल तो आप सोचे ही ना कि वो कुछ कर सकता है। और फिर जब मार्शल के दौर में तो आपको पता है 10-10, 20-20 साल जो है चीजें उसी तरह चलती रही और बहुत सारे लोग आगे पीछे हो गए। बीबी भी जब वापस आई तो वो मुशर्रफ से एक मुआहदा करके आई, उस दौरान ये कितनी स्ट्रीट पावर दिखा सके, नून लीग वाले कितनी स्ट्रीट पावर दिखा सके। और इसी तरह जब नून लीग की हुकूमत का खात्मा हुआ उसके बाद वो इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में कितनी स्ट्रीट पावर दिखा सके। और कहा जा रहा था कि इमरान खान का अगले 10 साल या 5 साल कम से कम उसका कोई रोल नहीं है पाकिस्तान की सियासत में। फिर लोगों के ऊपर मुकदमात भी हुए, लोगों को जेलों में भी भेजा गया, लेकिन उसके बावजूद एक लीडरलेस क्राउड का बाहर निकलना, लोगों का इस तरह बाहर आके एहतजाज करना, मेरे ख्याल में ये बड़ी सिग्निफिकेंट चीज है और हुकूमत को भी इस चीज का इदराक है। और शायद यही वजह है कि हुकूमत वाले भी चाहते हैं कि शायद कोई मामला बेहतरी की तरफ जाए अगर हम बातचीत करें। अदर काज़मी साहब, ये फरमाइएगा कि आपने अभी जो जिक्र किया कि लीडरलेस क्राउड जो है वो, तो क्या आप ये समझते हैं कि इमरान खान के अलावा कोई ऐसी शख्सियत है इस वक्त पीटीआई में जो इस लीडरलेस क्राउड को गाइड कर सके, अपने साथ ले के चल सके? पीटीआई का ये भी तो एक अलमिया है ना कि इमरान खान साहब के नाम पे ये सब लोग निकलते हैं। इमरान खान के अलावा तो कोई बंदा पीटीआई में आप उस तरह का समझते हैं जो इस पूरे क्राउड को भी ले ले और सियासत को भी संभाल ले? देखिए, ये एक अलमिया भी है इमरान साहब, और उसके साथ साथ ये बड़े लोगों की ख्वाहिश भी थी कि ये सारा क्राउड कोई और ले जाए, ये सारे वोट किसी और को दे दिए जाए। तो ये जहां पे अलमिया है वहां पे ये उनकी खुशकिस्मती भी है कि कोई भी ऐसा बंदा नहीं है। दूसरा, बंदे तो बड़े बड़े काबिल होंगे, अवाम मानने के लिए तैयार नहीं है। देखिए, जो इमरान खान साहब कहते हैं इस वक्त वोट बैंक उन्हीं का है, जिस तरह दीगर जमातों में दीगर जो लीडरान है वोट बैंक उनका है। लेकिन अली अमीन साहब एक उस रोल में आपको इस वक्त नजर आते हैं कि लोग उनकी तरफ देखते हैं, और उसकी भी बुनियादी वजह यही है कि वो इमरान खान साहब का जो बयानिया है उसको वो बयान करते हैं। तो ये हमारी एक बदकिस्मती भी है। मैं एग्री करता हूं कि सियासी जमातों उतनी मुस्तहकम नहीं है, लेकिन सियासी जमातें जिस माहौल में ऑपरेट करती हैं, जो कुछ यहाँ पे होता रहा, माजी में भी होता रहा और इस वक्त भी होता रहा, उसमें सियासी जमातों को तो हमने बनने नहीं दिया। तो इसमें सियासी जमातों का के जैसे आप कह सकते हैं कसूर या किरदार कम है, हालात का जबर ज्यादा है। तो आप क्या समझते हैं कि अली अमीन गंडापुर साहब ने जो इनकलाब लाने का नारा लगाया है, तो इसी तरह से जलसों में ना पहुंच के, वक्त पे तकरीरें ना करके, सिर्फ मोटरवे पे अपना जोश दिखा के वो इनकलाब ले आएंगे?
देखिए, इनकलाब तो हम एक जमहूरी मुल्क हैं, एक जमहूरी रियासत हैं। आई डोंट नो किस सेंस में वो इनकलाब लाना चाहते हैं, लेकिन इनकलाब तो इस मुल्क में वोट के ज़रिए ही आएगा। आपने जिसको भी वोट देना है, वही उसी की हुकूमत होगी, और हमारी ख्वाहिश भी यही है कि खुदा न खास्ता ऐसी सूरत-ए-हाल पैदा ना हो। खैबर पख्तूनख्वा में तो अली अमीन इनकलाब वैसे ही ले आया है। वो खैबर पख्तूनख्वा जहाँ पे इनको ना जलसे की इजाज़त थी, ना जुलूस की इजाज़त थी, अली अमीन को पूरे पाकिस्तान में फिराया गया, जो उसके ऊपर मुकदमात थे, उसके बावजूद वहां पे उन्होंने 2/3 से ज्यादा अक्सरियत हासिल की है। तो इनकलाब तो मेरी नजर में वही इनकलाब है। अब अगर इन्होंने पूरे मुल्क में भी लेके आना है तो वो बैलेट के जरिए ही होना चाहिए। खुदा ना खास्ता अगर अफरा तफरी होगी, कोई मार कुटाई होगी, वो कतन पाकिस्तान के हक में नहीं है। लेकिन क्या वो 8 फरवरी को आ नहीं गया था तर काज़मी साहब? क्योंकि 8 फरवरी को भी एक राय है कि ये एक खामोश रेवोल्यूशन था जिसको तस्लीम नहीं किया गया, और जिसके बाद फिर अब दोबारा सड़कों पर हमें एजिटेशन नजर आ रही है और जुडिशरी से एक लड़ाई नजर आ रही है। जी बिल्कुल, देखिए आईने पाकिस्तान बार बार आपको हल देता है कि आप ये चीज करें और यहाँ से इस चीज का हल निकल आएगा। 8 फरवरी को एक हल दिया गया, उससे पहले भी 90 रोज के अंदर इंतखाबात का हल था। फिर इमरान खान साहब से जो लोग तंग थे उनके पास जो है एक अदम एतमाद लाने का हल था। हर कोई उसको यूज कर सकता है, लेकिन ये अगर हो कि वोट किसी और को पड़े और निकले किसी और को, वहां से फिर सूरत-ए-हाल खराब होती है। हम उम्मीद करते हैं कि अब चीजें लोग समझेंगे, देखेंगे और इसमें जो है वो बेहतरी आएगी। फिलहाल मुझे यही लग रहा है कि ये जो स्टेलमेट है कुछ अरसा ये इसी तरह बरकरार रहेगा। इमरान साहब, ऐसे ये सवाल मैं आपसे भी करने वाली थी कि अली अमीन गंडापुर साहब पहले लाहौर में नहीं पहुंच सके, उस तरह से वापस हो लिए, फिर आज कल भी इस पे बड़ा रिएक्शन भी आ रहा था कि जी वो क्यों चले जाते हैं। तो इसके पीछे कोई खबर है आपके पास? वाकफान हाल क्या कहते हैं कि ये कोई अंडरस्टैंडिंग के तहत वो ऐसे कर रहे हैं, या ये उस वक्त की हिकमत अमली उनकी होती है कि वो सिचुएशन ऐसी देखते हैं तो उस हिसाब से फिर डिसाइड कर लेते हैं? समीना, पहली बात तो ये है कि ये कोई हिकमत अमली नहीं है। अच्छा। एक ऐसा लीडर जिस पे इमरान खान ने इतना भरोसा किया और उनको वहाँ पे वज़ीर आला बना दिया। मैं बड़ी माज़रत के साथ अतर काज़मी साहब, आपको पता है आपके नहीं मेरे भी फेवरेट हैं, लेकिन उनकी एक बात से ज़रूर इख्तलाफ करूँगा कि केपी में इनकलाब अली अमीन गंडापुर नहीं लाए, केपी में इनकलाब इमरान खान ही लाए हैं। और आज अगर इमरान खान साहब उनको पार्टी से फारिग कर दें तो ये अपनी सीट भी नहीं जीत सकते। लिहाजा ये कहना कि इनकलाब वो लाए हैं, पहली बात तो मैं इससे एग्री नहीं करता। दूसरी बात ये कि अली अमीन गंडापुर साहब, ये क्या हिकमत अमली है कि आप बकौल आपके आप हज़ारों लोगों को वहाँ से लेके आते हैं या लाखों लोगों को लेके आते हैं, उस पे लोग जब जहाँ पे पहुँचना होता है वहाँ पे आप पहुँचते नहीं। जिन लोगों ने आपका घंटों इंतज़ार किया होता है, आपकी तकरीर सुनने के लिए आए होते हैं, क्योंकि वो इमरान खान की गैर मौजूदगी में आपकी तरफ देख रहे हैं, आप उनको शक्ल दिखाए बगैर चले जाते हैं। देख, इस पे 2-3 कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं। एक तो ये है कि जी जहाँ ये गायब हो गए थे 8 घंटे के लिए और जिन लोगों को जाके ये सफाइयाँ देते रहे, उन लोगों के साथ ही अंडरस्टैंडिंग है और उन्होंने इनको कहा कि बस ठीक है, ऐसे आप इसी तरह से करें अच्छे बच्चे बन के, और वो उन्हीं के कहने पे अच्छे बच्चे बने। लेकिन इससे क्या फ़र्क पड़ता ना, अगर वो आके वहाँ लियाकत बाग भी पहुँच जाते, वहाँ पे भी अच्छे बच्चे बन के तकरीर करके वापस चले जाते, वो कौन सा वहाँ कोई धरना देने आ रहे थे या कोई अडियाला की चाबी जेब में डाल के आ रहे थे? उस मीटिंग के बाद अभी तक उन्होंने कोई खिताब किया तो नहीं ना? नहीं किए उन्होंने। किस तरह से? उसके बाद जो उन्होंने अगले दिन तकरीब में वो एक खिताब किया, और उसके बाद जो केपी असेंबली में खिताबात हुए हैं वो आपने सुने? केपी असेंबली में होना और ये होना, इन्होंने अपनी दुकानदारी भी तो चलानी है ना। असल तो ये बताएं कि जलसे में आके उन्होंने खिताब तो नहीं किया। अलमिया ये है हमारा कि जो अभी अतर काज़मी साहब बात कर रहे थे कि सियासी जमातों ने तो जो किया, सियासी लोगों ने तो जो किया, लेकिन जो आइन के साथ और इन सियासी जमातों के साथ खिलवाड़ दूसरी तरफ से भी होता रहा, उसको भी आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। और ख़ास तौर पे पाकिस्तानी सियासत में ये तो इमरान खान, उनको आप 1000 इख्तलाफ करें, अच्छा कहें बुरा करें, जो मर्जी कहें, लेकिन एक बात आपको मानना पड़ेगी कि इमरान खान जो हैं उन्होंने एक नया जो है ना सेट किया है लोगों के लिए कि कोई माजी में आपको ऐसा लीडर नहीं मिला कि जो जेल में गया हो, जिसकी मकबूलियत में उसके बावजूद इतना इजाफा हुआ हो, और जिसके 8 फरवरी के इलेक्शन में जो भी आप बात कर रही थी कि उसको लोगों ने अंधाधुंध वोट डाला हो तमाम तर मुखालफत के बावजूद। माजी में हमेशा ये होता था कि जिस पार्टी के बारे में ये तासुर होता था कि उसे इस्टेब्लिशमेंट की तायद हासिल है या अगली हुकूमत बनाने वो जा रही है,
दरादर लोग उसमें शामिल होते थे और उनको एक कॉमन सा जुमला है कि हवा उसकी है, इस दफा हवा उसकी चल पड़ी और वो फिर सारे चल पड़ते थे। इमरान खान ने ये तमाम हवाएं जो हैं उनका रुख बदला है, आपको ये मानना पड़ेगा। लेकिन क्या उनकी ये जद्दोजहद, क्या उनका ये करिश्मा, क्या उनकी अवाम में ये कबूलियत का दर्जा पाएगी? क्या वो वाकई इसका कोई नतीजा निकाल सकेंगे? असल सवाल ये है। अच्छा, ये अतर काज़मी साहब बड़ी बात होती है जी, मकबूलियत तो है लेकिन कबूलियत नहीं है, तो इस वजह से जी सारी जद्दोजहद बेकार गई। और अक्सर मैं लोगों को सुनती हूँ, वो तो कहते हैं इमरान खान तो नाकाम हो गया, उन्होंने गलत सियासत की है क्योंकि उन्हें कबूलियत नहीं मिल सकी। तो आपके नज़दीक इसका क्या, आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, मेरे ख्याल में ये बड़ी बदकिस्मती है कि अगर जो है इस सियासतदान इस तरह की बात करें और कहें कि जी कबूलियत नहीं है। कबूलियत तो आईन और कानून के मुताबिक अवाम की नज़र में आपकी होती है। किसने आके कहा कि हमें इमरान खान कबूल नहीं है? किसी ने भी आके ये नहीं कहा। तो आई डोंट नो, ये जो जिन्होंने ये थ्योरियां पेश की हैं टीवी पे बैठ के, और जो कभी बांग्लादेश मॉडल की यहाँ पे बात होती है, कभी 15 सीटों की बात होती है, इमरान खान को 6 सीटें मिलेंगी। इशू ये है कि हम यहाँ पे देखते रहे हैं बंद कमरों की सियासत और बंद कमरों की सहाफत। अब ये मैं थोड़ा सा इसके ऊपर एक्सप्लेन करूंगा। हमारे वही जो है ना 4-5 लीडरान हैं, वो बैठ के फैसले करते हैं। एक सियासी एलीट है, फिर हमारा जो दानिश्वर तबका है वो भी उसी सियासी एलीट से इंटरेक्ट करता है, उन्हीं सोर्सेज से इंटरेक्ट करता है। वो उसको कहते हैं कि बस अब ये होगा, अब ये होने वाला है। तो वो अभी तक वो सिंड्रोम है उससे वो बाहर नहीं निकल सका। वो ग्राउंड रियलिटीज जो तब्दील हो गई हैं वो उनको समझ नहीं सका कि अब आपकी कबूलियत हो सकता है कि आपके लिए नजर में अहमियत रखती हो, अवाम की नजर में वो अहमियत नहीं रखती। और इसी वजह से जो चीजें आंख के इशारे से हो जाती थी, तरमीम हो जाती थी, सेनेट के अंदर कोई इंतखाब हो जाता था, इस दफा वो डंड बैठ के निगाह के भी नहीं हो पा रही। ठीक है कि नहीं? तो अब वो हालात बहुत ज्यादा मुश्किल हो गए। ड्राइंग रूम सियासत की तरह ड्राइंग रूम सहाफत भी होती है, इसी वजह से जो है वो ग्राउंड रियलिटी से हमें दूर नजर आती है। यही सम अप करें। जी कंटिन्यू करें। जी वही मैं अर्ज कर रहा था कि वो एक दूसरे से आप बाउंस करते हैं ना, वो आपने वही सियासतदान है, वही दानिश्वर हैं, वो एक दूसरे से मिलते हैं, वो ये बताते हैं, कोई तीसरी सोर्स है तो वो भी वही है। अगर आपने ग्राउंड रियलिटी देखनी है ना, आपने अगर जिसे कहते हैं रियलिटी चेक देखना है, इनकलाब देखना है, वो जमात जिसका वजूद का कहा गया खत्म हो गई, उनके लोग आते थे, बैठते थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, जमात को छोड़ के चले जाते थे, और उसके बाद कहा गया इनका कोई मुस्तकबिल नहीं। और आज तकरीबन 1 साल के बाद आप देखें कि वही जमात मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात है, उसके लोग एहतजाज भी कर रहे हैं, उसके लोग जलसे भी कर रहे हैं, उसके लोग जो है कौमी असेंबली में मौजूद है। और भी तो है ना अतर काज़मी साहब, वो ग्राउंड रियलिटी ये है कि क्या वो सबसे बड़ी जमात का वजीर आजम है? जवाब है नहीं। क्या उसको पंजाब में हुकूमत मिल सकी? उसका जवाब है नहीं। क्या उसका लीडर रिहा हो गया? इसका जवाब है नहीं। तो आपकी अपनी एक एनक से आप जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन जो उन तज्जियाकारों ने प्रिडिक्शंस की वो इस कॉन्टेक्स्ट में तो हमें नजर आ रही ग्राउंड रियलिटी के ऊपर कि अवाम का मूड चाहे जो भी था, लेकिन उस चीज़ को एक्सेप्ट तो फिर भी नहीं किया गया। अल्टीमेटली तो हमने यही देखा कि जो आगे सामने चीज़ें हैं वो तो किसी और तर्ज पर नजर आई। लेकिन वो चीजें जिस तरीके से एक्सपोज हुई समीना, माजी में कभी ऐसा नहीं हुआ। जिन्हें उनकी हुकूमत बनानी होती थी वो हुकूमत बन जाती थी। आप देख लें कि खैबर पख्तूनख्वा में वो 2/3 अक्सरियत से आगे, कौमी असेंबली में बगैर बल्ले के निशान के भी वो आगे, और पंजाब में भी उन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। ये ठीक है, उनको जबरदस्ती अगर आपने नहीं देना तो फिर तो ताकत के आगे तो किसी के कुछ नहीं चलती। लेकिन वो जो एक मिथ थी कि जैसा चाहेंगे ये कुछ लोग और वैसा ही होगा, अगर नून लीग वाले चाहेंगे तो वही होगा, पीपल्स पार्टी वाले चाहेंगे तो वो होगा, वो मिथ अब बस्ट हो गई है। वैसा नहीं होगा। अब बहुत सारी चीजें तब्दील होगी और उसी चीज का प्रेशर आपको सिस्टम के ऊपर भी नजर आ रहा है। आप देख लें अदालतों में जो हो रहा है, कौमी असेंबली में जो तरमीम लाने की कोशिश की जा रही है, ये क्यों ये सब कुछ हो रहा है? इसलिए कि चीजें नहीं चल रही उस तरह जिस तरह इनकी ख्वाहिश है हुकूमत। आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की आईनी तरमीम के हवाले से। एक ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक से वापस डिस्कशन करते हैं कि क्या हुकूमत के लिए आईनी तरमीम करना मुमकिन होगा। जैसे मैंने शुरू में भी कहा कि मौलाना फजल रहमान साहब भी लग रहा है कि एक क्लियर स्टांस लेने में कामयाब हो गए हैं। आज वकला की तरफ से 300 से ज़ायद वकला ने ओपन ख़त लिखा है जजेस के नाम। उसकी ज़ाहिर अपनी एक अहमियत है, मुख्तलिफ बार काउंसिल्स भी इसके ऊपर बात कर रही हैं। तो ये सब चीज़ें क्या हम समझते हैं कि इस तरफ जा रही हैं कि अब शायद हुकूमत के लिए मुमकिन ना हो पाए आईनी तरमीम करना? एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक नाज़रीन। आज मौलाना फजल रहमान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि इस हुकूमत के पास ये इख्तियार नहीं है, ये हुकूमती मजाज ही नहीं है इस पार्लियामेंट को यूज़ करे तरामीम के लिए, क्योंकि इस पार्लियामेंट का जो मैंडेट है वो जाली है, हम इंतखाबात को ही नहीं मानते। तो आज तो बड़ा क्लियरली उन्होंने इसके ऊपर स्टांस लिया है इमरान साहब। तो ये समझा जाए कि मौलाना फिर हतमी तौर पर इस बात पर अब क्लियर है कि वो हुकूमत की मदद नहीं करेंगे आईनी तरामीम में। देखिए समीना, मौलाना फजल रहमान जो है, मैं हमेशा उनके बारे में आपसे एक बात करता हूँ कि इंतहाई ज़हीन और ज़ीरक सियासतदान है। वो आखिरी वक्त तक जो है ना अपनी पत्ते नहीं शो करते, समझ नहीं आने देते कि उन्होंने क्या करना है। अगरचे आज उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो एक अलार्म ज़रूर उसने बजा दिया और हुकूमत जो है उसके लिए परेशान कुन कॉन्टेंट है उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। लेकिन फिर भी मैं ये नहीं समझता कि हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की बिना पे ये कह दें कि मौलाना फजल रहमान जो हैं उन्होंने सीधा सीधा ऐलान कर दिया कि वो इसके साथ नहीं होंगे। जब तक मौलाना फजल रहमान साहब ख़ुद ये बात ना कर दें कि जी हम आईनी तरमीम बिल्कुल नहीं चाहते, हम अपोजिशन के साथ खड़े हैं, हम हुकूमत के साथ कोई बात नहीं करेंगे, ये आखिरी वक्त तक अगर ये हुकूमत तरमीम पेश कर देती है पार्लियामेंट में और जब तक मौलाना साहब उस पर वोटिंग नहीं हो जाती, मैं उस वक्त तक मौलाना साहब के बारे में कम से कम हतमी तौर पे कुछ नहीं कह सकता। लिहाजा ये वक्त ही बताएगा कि मौलाना साहब ने अभी क्या करना। और बहुत सारे लोग जो मौलाना साहब को बहुत करीब से जानते हैं वो ये समझते हैं कि मौलाना साहब जो हैं वो आखिरी दम तक जो इस तरह के जो फैसले हैं उन पर दोनों फ्रीक जो हैं, वो हुकूमत हो अपोजिशन हो, माजी में भी आप कई दफ़ा देखें वो दोनों को अपने साथ रखते हैं और फिर एंड टाइम पे उस पर फैसला करते हैं। जी अतर काज़मी साहब, आपको क्या नजर आता है मौलाना साहब के स्टेटमेंट से, किधर खड़े मौलाना? देखिए, मौलाना तो उधर ही खड़े हैं, जो आगे पीछे लोग थे वो सारे इधर उधर हो गए हैं। अब तहरीक इंसाफ वाले जो मौलाना को क्या कुछ नहीं कहते थे, अब वो किस तरह मौलाना एकदम से उनके लिए जमहूरियत के चैंपियन बन गए। और वो हुकूमत वाले जिन्होंने हुकूमत बना ली और मौलाना से एहतजाज करवाते रहे, ना उनको सदारत का ओहदा दिया, ना उनको लुक आफ्टर किया और खुद ही मिल के हुकूमत बना ली। अब वो भी रात को 2-2 बजे जाके मिलते हैं उनको। तो मैं इमरान याकूब साहब ने जो तजिया किया, मैं 100% इससे एग्री करता हूँ। कोई भी शख्स अगर ये उम्मीद लगा के बैठा है कि मौलाना साहब इस तरफ चले गए या उस तरफ चले गए, मेरे ख्याल में वो कबल वक्त होगा। मौलाना सूरत हाल को देखेंगे और मौलाना ने जहां पे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है वहां पे मौलाना ने इसी असेंबली के अंदर खड़े होकर कहा 45 किया या 47 किया, यही असेंबली है, इसी से हमने काम चलाना है। तो मौलाना ने कहा वो मौकिफ भी है, तो वो मौलाना ने सारे मौकिफ अपनी अलमारी में रखे हुए, एंड मौके पे वो कौन सा निकाल के कौम के सामने रखेंगे, ये उसका हमें भी इंतजार है और आपको भी इंतजार करना। लेकिन वैसे आखिर में वो वही करेंगे जो 1973 के आईन के तनाजुर में बेहतर होगा, मौलाना साहब वो फैसला करेंगे। लेकिन अब इसमें और बहुत सारे फैक्टर्स भी इन्वॉल्व हो गए हैं, क्योंकि हम ये भी देख रहे हैं कि जुडिशरी के अंदर से भी एक बज़ाहिर तकसीम नज़र आ रही है, वकला की तरफ से एक ख़त लिखा गया है और आईनी अदालत को लेकर के कोई इतने कंफर्टेबल महसूस नहीं हो रही वकला तंजीमें भी। तो ये चीज़ें भी कहीं मैटर करती हैं कि जब आप डिसाइड कर रहे हो, चाहे मौलाना हो या कोई भी पार्लियामेंटेरियन हो, तो ये चीज़ें भी डिसाइड करती हैं कि जी आवाम से रिएक्शन क्या आ रहा है इस तरह की सजेशंस के ऊपर। डेफिनेटली देखें, जिसने भी सियासत करनी है उसने अवाम के अंदर जाना है और मौलाना की जमात के अंदर ये चीज़ पहले भी डिस्कस हो चुकी है कि मौलाना खैबर पख्तूनख्वा से जो उनका पहले उनको मैंडेट मिलता था, इस दफ़ा नहीं मिला। मौलाना खुद जाके पशीन से जीते हैं। और मौलाना की जमात के एक सीनियर रुकन से मेरी बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि जिस तरह के हालात हैं अभी हुकूमत के हवाले से, जो लोगों का तासुर है, अगर ये तासुर मिला कि हम इस हुकूमत के साथ हैं तो हो सकता है अगली दफ़ा पशीन से भी हमारे लिए जीतना मुश्किल हो जाए। तो मौलाना को भी इस चीज़ का एहसास है और मौलाना का जो स्टांस इस हवाले से है, अगर आप देख लें, आप किसी जगह पे भी जाएं, अवामी सतह पे लोग उनकी तारीफ कर रहे हैं कि मौलाना ने एक तरह से इस तरमीम को रोका। ये बिलावल साहब जो जमहूरियत के चैंपियन बनते हैं, ये तो आधी रात को तरमीम मंजूर करवाने गए थे, अब अचानक ये कह रहे हैं कि जी वो अभी तो मसवदा ये है वो है। इन्होंने जो शब खून मारना था उस रात को आइन के ऊपर, उसको अगर किसी ने रोका तो वो मौलाना नहीं रोका, अदरवाइज ये लोग तो इन्होंने तो मुकम्मल तैयारी की हुई थी। तो मौलाना को इस चीज का एहसास है। अब देखते हैं कि मौलाना अब किस हद तक समझते हैं कि उनकी सियासत के लिए जरूरी है कि वो इस तरमीम का साथ ना दें और वो जो अवामी एक तरह से जिसे आप कह सकते हैं टाइड है उसके साथ चलें, या फिर ऑब्वियसली उन्होंने सियासत भी करनी है तो शायद कोई सियासी मसले है तो इसमें आड़े आ जाए तो वो इसके हक में वोट दे दें। इमरान साहब, जो एक चीज़ कही जा रही है वो ये कि जो फर्स्ट वीक है अक्टूबर का,
ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर इसमें हो गई तो तरमीम फिर तो हो गई, नहीं हुई तो फिर बात शायद हुकूमत के हाथ से निकल जाए, क्योंकि आगे वो शंघाई ताउन तंजीम का इजलास भी है और फिर चीज़ें 25 अक्टूबर के बिल्कुल करीब आ जाएंगी, तो शायद इसलिए भी हुकूमत जो है वो फिर उसके हाथ में शायद उस तरह से कुछ रहे ना। आप समझते हैं कि 1 अक्टूबर से जो 6-7 अक्टूबर तक की तारीख है बड़ी इंपॉर्टेंट है, और उससे पहले एक बड़ा अहम केस भी रिव्यू के लिए लग गया 30 सितंबर को, 63A का जो पिटिशन रिव्यू का मामला है, तो इसके ऊपर अगर कोई हुकूमत के हक में फैसला आता है तो उससे हुकूमत को फ़ायदा होगा? समीना, इस पे मैं ज़रूर बात करता हूँ, लेकिन सिर्फ एक बात में, वो अतर काज़मी साहब ने जो बात की मौलाना साहब के हवाले से, तो उस वक्त ये भी खबरें हैं कि मौलाना जो हैं देखें वो क्योंकि सियासत पार्लिमानी सियासत करते हैं, तो पीटीआई के साथ जो मामलात हैं उनमें एक सबसे अहम मसला ये भी है कि पीटीआई क्या अगले इलेक्शन में मौलाना को कितनी सीटों पे सीट एडजस्टमेंट करते हैं, इत्तेहादी कैसे बनते हैं, ये भी मामला है। अगर पीटीआई ने उन्हें कोई अच्छा पैकेज दे दिया तो फिर तो मौलाना साहब पीटीआई की तरफ जाएंगे, लेकिन अगर पीटीआई के साथ उनके ये मामला तय ना हुए तो फिर मौलाना जो हैं वो कभी भी पीटीआई का साथ सिर्फ इस वजह से नहीं देंगे कि आईनी तरमीम ना हो सके। अब आ जाते हैं आपके जुडिशली के हवाले से जो आपने बात की। देखें, जुडिशली हमारी जो है ना, मैं तो हमेशा ये कहता हूँ कि हमारी जुडिशली दुनिया की बेहतरीन जुडिशली है, और जितने मिसाली काम इन्होंने किए हैं और नजरिया ज़रूरत के तहत किए हैं, उतना तो पूरी दुनिया में हमें इसकी ना नज़ीर मिलती है। राना सनाउल्लाह कह रहे हैं जुडिशरी ने तो हमेशा एस्टेब्लिशमेंट के वहाँ पर जमहूरियत का भट्टा बिठा दिया। राना सनाउल्लाह सब 100% ठीक कह रहे हैं। राना सनाउल्लाह, मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ ना, राना सनाउल्लाह सब 100% ठीक कह रहे हैं। उसकी वजह यह है कि हमारी जुडिशली जो है उसने नजरिया ज़रूरत के तहत कब पीसीओ को नहीं तस्लीम किया, कब मार्शल लॉ को तस्लीम नहीं किया, कब जमहूरी हुकूमत को ख़त्म करने को तस्लीम नहीं किया। ये सारी बातें भी तो हमारी जुडिशरी ने की है ना। और फिर जितनी रिफ्ट की हम अब बात करते हैं, और जिस तरह की आप देखें, क्या ये बच्चों का खेल है कि मुझे तो खुद डर लगता है कि कहीं तो इन्हें अदालत ही ना लग जाए। लेकिन एक जज साहब एक खत लिख रहे हैं, दूसरे जज साहब उसका जिस अंदाज में जवाब दे रहे हैं, तीसरे जज साहब फिर उस पर, यानी वो सवाल जवाब है। तो जब ये चीज़ें होंगी, आप अपना गिरबान खुद किसी दूसरे के हाथ में देंगे, तो फिर राना सनाउल्लाह हो या जो भी हो वो करेंगे। अब आखिरी और सबसे अहम बात अक्टूबर की। अक्टूबर के पहले 10 दिन वाकई ही बहुत अहम हैं, और मैं आपसे अर्ज़ करूं कि हमारे वाकफ़ान हाल तो ये कहते हैं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जब अमेरिका के दौरे पे गए हैं तो वहाँ जाने से पहले भी ये उन्होंने अपनी जो किचन कैबिनेट थी उनके साथ ना सिर्फ ये सारे मामला डिस्कस किए, बल्कि उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी डिस्कस हुई कि अगर खुदा न खास्ता हालात वर्स हो जाएं, कोई इस तरह की सूरत हाल हो जाए, इमरजेंसी की सूरत हाल हो, तो उसमें किस तरह से निपटना है। यानी हुकूमत जो है वो इस बात में पूरी तरह से नज़र रखे हुए, और हुकूमत के लिए भी रावी साहब चैन नहीं लिख रहा। अच्छा जी, अतर काज़मी साहब, जुडिशरी का ये मामला है, वैसे 63A के ऊपर रिव्यू की बात हो रही है, और ख़बरें जो मुख्तलिफ आ रही हैं कोर्ट रिपोर्टर्स से भी, और मुख्तलिफ वो ये बता रहे हैं कि बड़ा ओपन है कि जुडिशरी में जो एक रिफ्ट हमें नज़र आ रही है, एक डिवीज़न नज़र आ रही है। आपको लगता है कि इसका फैसला भी तब्दील हो सकता है और उसकी मदद से हुकूमत आईनी तरमीम कर सकती है? देखिए, पहले तो मैं थोड़ा सा वो कह दूं, जो अभी इन्होंने इमरान याकूब साहब ने रावी का चैन खराब करने की कोशिश की है, इस पे मेरा एहतजाज आप नोट कर लें। रावी चैन ही है। रावी जो है ना, वो जो है वो चैन ही चैन लिख रहा है जहां से भी लिख रहा है। पर इशू ये है कि देखें, जिस किस्म की तरामीम लाने की कोशिश की जा रही है, जो इमरान साहब ने फरमाया बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, जो उन्होंने राना साहब के हवाले से कहा कि जो अदलिया और कोई तीसरी कुव्वत मिल के पार्लियामेंट को दबाते रहें, लेकिन क्या उसका हल ये है कि आप पार्लियामेंट किसी के साथ मिल के जो है वो अदलिया को तबाह कर दे? इस वक्त जो समीना हम देख रहे हैं, हम पाकिस्तान की जमहूरियत और पाकिस्तान के आइन के ऊपर एक गैर मामूली हमला देख रहे हैं। पाकिस्तान की अदलिया को की जो आज़ादी है वो एट स्टेक है। ये किस किस्म की आईनी तरमीम है जिसमें एक आईनी अदालत आएगी, जिसका सरबराह जिसका चीफ जस्टिस है वो शहबाज शरीफ साहब के मशवरे से जरदारी साहब लगा देंगे,
यहाँ पे कहाँ गया प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी? और अचानक इनको एकदम से याद आ गया कि हमने आईनी अदालत बनानी है। मुकदमात तो लाखों मुकदमात लोअर जुडिशरी में पेंडिंग है, तो सामने नजर आ रहा है कि ये पर्सन स्पेसिफिक करना चाह रहे हैं। और इमरान खान का जो चैलेंज है उसको ये इंतजामी जो है ना तरीकों से निपटने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे उसके लिए अब इनको नई अदालत बनानी पड़े। पहले इन्होंने जेल के अंदर अदालतें लगाई कि सारी अदालतें जेल के अंदर लगेंगी, वहीं पे मुकदमे चलेंगे, किसी को नहीं पता, ना कोई कैमरा जा सकता है, ना कोई उस तरीके से अवाम वहां पे जा सकती है। अब ये कह रहे हैं कि हम एक नई अदालत बनाएंगे। क्या ये अदालत ये लोग इसलिए बना रहे हैं कि इनको आइन और पाकिस्तान की फिक्र है? अगर ये कोई तरमीम लेके आ रहे हैं और इनको आइन की, पाकिस्तान की अवाम की फिक्र है और उसमें अवाम के लिए बेहतरी है, तो भाई वो मसवदा आप हमारे सामने रखें ना, अवाम के सामने रखें। यकीन कीजिए कि मैंने हुकूमती शख्सियात से पूछा, दोनों जमातों के लोगों से, कि यार आपको पता है कि मसवदे में क्या है? काबीना के अंदर मौजूद एक शख्स ने मुझे बताया कि मुझे नहीं पता कि इसके अंदर क्या है, अलबत्ता उन्होंने ये कहा कि जो भी होगा मुल्क के लिए अच्छा होगा। और मैंने कहा खुदा का खौफ करें, आप काबीना में बैठे हैं, आपको नहीं पता कि कौन सी आप तरमीम लेके आ रहे हैं? तो ये तरामीम जो आईनी तरामीम होती हैं, जो जमहूरी तरामीम होती हैं, वो अंधेरे में नहीं आती। और इसमें जो सबसे ज्यादा डैमिंग किरदार है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है, बिलावल भुट्टो साहब का, आसिफ जरदारी साहब का है। जो किरदार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त अदा कर रही है, मेरे ख्याल में उसको भूलना इतना आसान नहीं होगा। और आपने जो बात की तो मुझे याद आ रहा था कि एतजाज़ एहसन साहब भी उस दिन मैं सुन रही थी, तो वो यही बता रहे थे कि जो 18वीं तरमीम की गई तो 8 महीने एक शिक के ऊपर जो थी वो क्लैरिटी और डिस्कशन और हर चीज़, और कोशिश ये की गई कि इत्तेफाक राय से किसी का कोई उसके ऊपर कोई एतराज़ ना बाकी रहे, तो इस तरीके से की गई। लेकिन समीना एक बात ये भी ज़हन में रखे कि सिवाय 18वीं तरमीम के, नो डाउट 18वीं तरमीम में तमाम जमातों को ऑन बोर्ड लिया गया, मशवरे किए गए। बाकी जितनी तरमीम हुई हैं आइन में, वो जिस भी हुकूमत में हुई हैं, हाल यही था कि वजीरों तक को नहीं पता था। वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने की, मुस्लिम लीग नून ने की, काफ ने की या PTI ने की, वज़रा को पता ही नहीं होता था। एकदम से मुसवदा आ जाता था और कहते थे ये कर दो, और वो बिल्कुल टोट बटूट की तरह हाथ खड़े कर देते थे। चलिए एक ब्रेक ले लेते हैं। समीना, PTI के दौर में भी ना एक दिन में 50 कानून पास होते थे। हाँ जो कानून तो पास हुए, मैं आईनी तरमीम की बात करूं, कवानीन, आप बिल्कुल वो बात सही है। मैं सिर्फ उस कॉन्टेक्स्ट में बात करूं, जमहूरियत सिर्फ अपोजिशन में याद आती है सारी जमातों। मैं सिर्फ उसमें अपने रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए ये चाह रही थी कि क्या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कोई हुई PTI के दौर में, मुझे ये मैं सिर्फ जानना चाह रही थी। वैसे वो कोई, मैं इस बात की कोई हामी नहीं हूँ कि उनके दौर में बड़ी ज़बरदस्त जमहूरियत थी और बड़ा कोई हर चीज़ पे डिस्कशन होकर कानून साजी होती थी। एनीवेज जी ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस डिस्कशन आगे बढ़ाते हैं और थोड़ी बलूचिस्तान के इशू पे भी बात करेंगे। इकॉनमी के हवाले से भी आज हुकूमत जो है बड़ी कॉन्फिडेंट नज़र आ रही है और कहती है कि जी बहरहाल सूरत हाल बेहतर हो रही है, एक नैरेटिव नज़र आ रहा है आज हमें। इसके ऊपर बात करते हैं कितनी बेहतरी आएगी एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। इमरान साहब, ऐसा लग रहा है कि IMF का जो एक मामला तय हो गया है और पहली किस्त भी मौसूल हो गई है, तो उसके बाद हुकूमत थोड़े पूरा एतमाद हो गई है और वो कह रही है कि अब चीज़ें हमारे पास अंडर कंट्रोल हैं और अब कोई इशू नहीं है। तो ये आप समझते हैं वाकई अब एतमाद की बात है उनके लिए? देखिए, आप ये तो कह सकती हैं कि उनकी परेशानी थोड़ी सी कम हो गई है, लेकिन ये कहना कि तमाम परेशानियाँ दूर हो गई हैं और सब यहाँ पे चीज़ें ठीक हो गई हैं, एकदम से मईशत भी ठीक हो गई है, तो मैं ऐसा नहीं समझता। अलबत्ता हुकूमत के लिए ये था कि जो बिल्कुल एक डिफ़ॉल्ट होने का ख़तरा और ये कि जी IMF से नहीं मिलेगा कर्ज अगर तो क्या होगा, किस तरह से होगा, क्योंकि अब IMF की जो मामलात हैं वो आपके दोस्त ममालिक, ख्वाह वो चीन हो, सऊदी अरब हो, UAE हो, तमाम आपके दोस्त ममालिक भी जो हैं वो IMF के बगैर आपके साथ चलने को तैयार नहीं है। आपने अपनी रेपुटेशन साख इतनी ख़राब कर ली है कि लोग बिल्कुल भी आपके साथ अब उस तरह से मदद करने को तैयार नहीं, कोई आपको कर्ज देने को तैयार नहीं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये हुकूमत के लिए, कोई भी हुकूमत हो उसके लिए परेशान कुन होती हैं। मौजूदा हुकूमत अब इसलिए ज़रा थोड़ा सा सुख का सांस ले सकती है कि IMF ने कर दी है, अब आपके जो दूसरे ममालिक के साथ भी मामला थे रोल बैक कर्ज़ों के और दूसरे, वो भी हो जाएंगे। उसी तरह से फिर अब हुकूमत का ये दावा कि जो महंगाई की शरह में कमी हुई है और शरह सूद जिस तरह से कम हो रही है, तो आर्मी चीफ की जो कराची के बिजनेसमैनों से मुलाकात हुई है उसमें भी उन्होंने वहाँ पे बड़ी इस बात की तो श्योरिटी दी है कि हालात मज़ीद
चंद दिनों में, आने वाले दिनों में बेहतर होंगे। तो अल्लाह करे ऐसा ही हो। अगर ऐसा होता है तो हुकूमत के लिए बेहतर है। अतिक आज़मी साहब, ये हुकूमत का कोई आर्जी एक चैन की बांसुरी बजाने का टाइम है, या फिर आपको लगता है कि क्योंकि इनका नैरेटिव ये रहा है कि जी जब तक हमें ये नहीं मिल रहा IMF पैकेज ये वो, तो PTI की भी ये उम्मीद लगी हुई है कि पता नहीं मईशत के बहरान की वजह से हुकूमत खुद ही अपने बोझ तले दब जाएगी और खुद ही ख़त्म हो जाएगी हुकूमत। अब उन्हें लग रहा है कि नहीं, अब वो चीज़ नहीं है, अब हमने थोड़ा सा सर्वाइव कर लिया है। तो इसको आप पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के साथ कनेक्ट करेंगे अभी भी, या अब उनके हाथ में अंडर कंट्रोल हैं चीज़ें? नहीं जी, अंडर कंट्रोल तो नहीं है। इस वक्त जो मईशत की हालत है वो कतन कोई, जिसे आप कह सकते हैं, मिसाली नहीं है। आप इसमें जो मर्जी हुकूमत वाले दावे करते रहे, इस मुल्क में 1 रुपया भी महंगाई कम नहीं हुई। पहले तो लोगों को इस चीज को समझना चाहिए। हुआ ये है कि पहले अगर रोज 10 रुपए कीमतें बढ़ रही थी, अब रोज 4 रुपए कीमत बढ़ रही, तो कीमत अभी भी बढ़ रही है। महंगाई बढ़ने की शरह में कमी आई है, वो भी किस हद तक आई है, वो भी उसके ऊपर भी बंदा एक दूसरे के साथ वो बहस कर सकता है। दूसरी बात यह है कि क्या इस मुल्क के अंदर, आज वजीर खजाना भी कह रहे थे कि जी तारीख के बुलंद तरीन रिजर्व्स हो गए हैं हमारे। क्या वो रिजर्व FDI की वजह से हुए हैं? क्या वो रिजर्व पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स की वजह से हुए हैं? या फिर अगर हमें IMF से पैसे लेके हमने अपने रिजर्व बढ़ाने, या किसी और मुल्क से पैसे लेके रिजर्व बढ़ाने, तो वो हकीकी मानों में तो हमने वो कैपिटल जनरेट नहीं किया। हकीकी मानों में तो यहाँ पे कोई उस तरह इन्वेस्टमेंट नहीं आई है। हुकूमत कोशिश तो बहुत कर रही है। 1 साल से हम देख रहे हैं कि वो कभी कह रहे हैं ये इन्वेस्टमेंट आ रही है, वो इन्वेस्टमेंट आ रही है। $1 भी अभी तक हमने नहीं देखा जो बताया गया हो। MOUs तो रोज हमें दिखाए जाते हैं, जबरदस्त किस्म की फाइलें होती हैं, लेदर के अंदर बंद होती हैं। मेरे ख्याल में उतना खर्चा तो फाइलों पे आ गया होगा जितनी अभी तक इन्वेस्टमेंट नहीं आई इस मुल्क के अंदर। तो इन्वेस्टमेंट तो कोई भी नहीं आ रही है। ये कर्जा हमें मिला है, 24वीं दफा हमने IMF से कर्जा लिया है। अब इससे हम बाहर किस तरह निकलेंगे? फिलहाल तो मुझे कोई भी ऐसे आसार नजर नहीं आ रहे जहां पे ये लगे कि पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है उसकी ग्रोथ में इजाफा हो गया है, हमारी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में इजाफा हो गया है, हमारी एक्सपोर्ट्स में इजाफा हो गया है, हमारे FDI में इजाफा हो गया है। वहां पे तो हमें कहीं पे भी इजाफा नजर नहीं आ रहा। अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में हुकूमत किस तरह इन सारी चीजों को टैकल करती है। बिल्कुल ठीक। लेकिन एक और मसला जो दरपेश है इमरान साहब, वो अमन अमान का भी है। पहले भी इस किस्म का वाकया पेश आया था बलूचिस्तान में, जहाँ शनाख्ती कार्ड देखकर कुछ मजदूरों को जो है वो शहीद कर दिया गया। ये कल रात फिर वाकया इस तरह का पेश आया, 7 मजदूर कत्ल कर दिए गए, मुल्तान से उनका ताल्लुक था। पहले भी उस पर एकदम हमने देखा कि बड़ी हंगामी मीटिंग्स और ये वो कि जैसे बड़ा हम करने लगे हैं। बकौल वजीर दाखिला एक SHO की मार हैं और जी हम सारे मामला ठीक कर लेंगे। उसके बाद फिर खामोशी हो गई और चंद दिन बाद फिर एक और वाकया। ये क्या इशू है कि जिसको हुकूमत अभी तक एड्रेस नहीं कर पा रही? समीना देखें, ये इशू बड़ा गंभीर है। ये इस तरह का इशू नहीं है कि हुकूमत एकदम से उनको दिया रगड़ेगी या चुटकी बजाएगी तो मामला हल हो जाएगा, क्योंकि ये मामला बहुत सारी चीज़ों से जुड़ा हुआ है। एक तो ये सबसे पहली बात कि जो मुल्क दुश्मन कुव्वतें हैं या दूसरे ममालिक हैं जो हमारे दुश्मन ममालिक, उनकी जो नेटवर्किंग है यहाँ पे और मुकामी लोगों के साथ जो गठजोड़ है, पहली बात तो इसकी बुनियादी वजह वो है। दूसरे फिर आपके जो महरूमियों का शिकार कुछ लोग हैं जो उनके आलाकार बनते हैं, जिनको वो इस्तेमाल करते हैं, वो हैं। और तीसरे सबसे बढ़ के जो लापता अफराद हैं उनके साथ भी ये मामला किसी हद तक जुड़ा हुआ है। तो ये 3-4 चीज़ें हैं। हुकूमत अगर सिर्फ ये कह दे कि जी हमने इतने अरब रुपए दे दिए और ये हो गया, इससे ये काम नहीं होगा। ये काम नहीं, वो तो ऑपरेशन करने जा रहे थे ना, पिछले आखिरी दफा तो हमें यही बताया गया था कि हम एक मैसिव ऑपरेशन करने लगे। मैं आपसे यही अर्ज कर रहा हूँ कि ये इस तरह से नहीं होगा। आप ऑपरेशन भी कर लें, ऑपरेशन के बाद भी आपको तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ मिल बैठना होगा, आपको उनके साथ टेबल टॉक करनी होगी, उनके मसाइल सुनना होंगे, उनके मसाइल हल करने की तरफ जाना होगा। और फिर जो लोग इन्वॉल्व हैं, जो मुल्क दुश्मन हैं, जो दहशतगर्द हैं, उनको वाकई करार जो सज़ा है वो देनी होगी। ये दोनों पहलू मिल के काम इस मसले को हल कर सकते हैं, सिर्फ एक चीज़ से मसाल नहीं हो सकता। अतिक आज़मी साहब, ये भी बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि इस मामले के ऊपर भी फिर हम देखते हैं बाज़-औक़ात अजीब लोग नैरेटिव बनाने लगते हैं, सुबाइयत की बात शुरू हो जाती है। और दूसरी तरफ हुकूमत का अगर रिस्पांस देखें तो ऐलानात तो बड़े बड़े किए जाते हैं कि हमने इतने पैकेज दे दिए, ये हमने तरक्याती काम भी करवा दिए, अब हम ऑपरेशन भी करने जा रहे हैं, लेकिन उसका हमें ऑन ग्राउंड कुछ रिजल्ट निकलता तो नज़र नहीं आता।
देखिए समीना, पहली तो बात ये है कि इसमें कोई दो राय नहीं कि जो लोग ये कार्रवाइयां कर रहे हैं वो कतन जो है उनको ना वो मजलूमियत का कोई नारा लगा सकते हैं, ना वो कोई किसी और स्ट्रगल का कोई नारा लगा सकते हैं। ये सरासर दहशतगर्दी है। बेशक। कैसे आप लोगों को शनाख्ती कार्ड देख के गाड़ियों से निकाल के आम सिविलियंस को कत्ल कर सकते हैं? ये सिर्फ और सिर्फ दहशतगर्दी है। और अगर इसकी कोई कोई जिम्मेदार है तो वही लोग हैं जो ये कार्रवाई कर रहे हैं। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि ये अरसा दराज से ये मामला चल रहे हैं। बार बार सिक्योरिटी का लैप्स होता है, सिक्योरिटी का फेलियर होता है। जो हुकूमत ये दावे कर रही है, कितने आज तक इन्होंने वहां पे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की है जिनकी जिम्मेदारी है वहां पे सिक्योरिटी की? कितने पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई की? किस एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ इन्होंने कोई कार्रवाई की? आज तक इन्होंने किया क्या है? तो ये कह देना कि जी हमने बड़ा जबरदस्त तरीके से कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, जब हमला हो जाता है उसके बाद हम कहते हैं जी हमने उनको शिकस्त दे दी। भाई वो हमला होना ही हमारी नाकामी है ना। तो इसको देखने की जरूरत है कि इसमें कहां पे हम फेल हो रहे हैं और क्यों फेल हो रहे हैं। दूसरी बात यह है कि जो इस तरह के मामलात होते हैं दुनिया की, अगर आप तारीख उठा के पढ़ें, जो नजरियाती मामलात हैं ना, जो हमारी सरहद के दूसरी तरफ हैं, नॉर्थ के एरियाज में हैं, जहां पे उधर एक आपको मूवमेंट नजर आती है, वहां पे आपको नजरियाती मसला नजर आता है कि वो आपको मुसलमान मानने के लिए तैयार नहीं है, वो अपना कुछ और करना चाहते हैं। जो नजरियाती मसाइल होते हैं वो कभी भी बातचीत से हल नहीं हो सकते। अब वो इंसानी तारीख इस चीज की गवाह है, आप कोई भी किताब उठा के देख लें। लेकिन जो जोग्राफियाई मामलात होते हैं ना, वो बातचीत से उनका कोई ना कोई हल निकाला जा सकता है। उसकी आप बहुत माजी में भी जा सकते हैं, आप नॉर्दर्न आयरलैंड में भी जा सकते हैं, दीगर भी बहुत सारी आपको मिसालें मिल सकती हैं, यूरोप के अंदर मिल सकती हैं, दीगर जगहों पे जोग्राफियाई मामलात को आप बातचीत से हल कर सकते हैं। तो इसके अंदर आपको टू प्रोन स्ट्रेटेजी चाहिए। जो लोग इस तरह की कार्रवाइयां कर रहे हैं, आप उनके खिलाफ कार्रवाइयां करें और साथ साथ इसका सियासी हल निकालने की कोशिश करें। एक एसएचओ के जरिए आप पूरा जलसा रोकने की कोशिश करते हैं और एक एसएचओ के जरिए आप जो है वो पूरा सूबा चलाने की बात करते हैं। इस तरह ये मामलात हल नहीं होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अतर काज़मी साहब, आपने प्रोग्राम वक्त दिया। आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ नाज़रीन, इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।